ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ क्या है? इस एफ को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ और आर को बोलते हैं आर ओ सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग पढ़ने क्या जाएंगे, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर इन स्फेरिकल। तो स्फेरिकल में दो पार्ट आएगा मिरर पे, एक कॉनकेव मिरर आएगा और एक कॉन्वेक्स मिरर आएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि हम एक कॉनकेव मिरर लिए जिसका एपर्चर का नाम दिया हमने mm'। एपर्चर ऑफ मिरर का नाम क्या दिया? mm'। और ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा हो गया फोकस, ये हमारा हो गया पोल, और ये जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरा पार्ट क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक इंसिडेंट रे गई, वो कहां से गुजरी? वो फोकस से होकर गुजरी। अब यहां पर क्या क्या हुआ इस चीजों को मैंने लिखा कि ये जो डिस्टेंस है PC, इस डिस्टेंस को, ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है PC, इस PC का नाम है R। R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस है PF, इसका नाम दिया स्मॉल f, फोकल लेंथ। अब एंगल I को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल R को क्या बोलते हैं? एंगल R को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग जानते हैं, सेकेंड लॉ कहता है कि I और R आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो अब I को देखते हैं, तो I हमारा यहाँ है, तो I के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल के लिए ABC, तो ये हमारा I हो गया। R की बात करें तो इसको लिखेंगे FBC या CBF, तो हमने लिखा CBF। अब ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या हुआ? इक्वल हुआ। अब एक बात ज्योमेट्री से दिख रहा है कि जो AB है वो पैरेलल है किसके? ये लाइन PC के। तो जब पैरेलल हो गया तो यहां पर एंगल I इक्वल टू एंगल I होगा, और किससे होगा? तो अल्टरनेट एंगल से। कौन से एंगल से? अल्टरनेट एंगल से, एकांतर कोण से। अब इसकी बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ABC, और इसको लिख सकते हैं BCF। और फ्रॉम इक्वेशन, अब यहां तक जब आप उतार लीजिएगा अच्छे से, तो अब इक्वेशन यहां तक इसको उतारने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अब देखेंगे कि आगे किस तरह से चीजों को हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, ध्यान से देखना है। तो देखिएगा यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ड्राइव कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 और सेकंड को सॉल्व किए तो LHS दोनों का सेम है, तो RHS क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में LHS सेम है, तो RHS क्या हो गया? सेम हो गया। तो RHS सेम हो गया, तो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर B और C यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया? ज्योमेट्री से इक्वल हो गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग गौर करें तो सिंस BCF एक आइसोसेल्स ट्रायंगल हुआ, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से हम लोग लिख सकते हैं कि एक ट्रायंगल हुआ, इसकी जो दो साइड है, दो एंगल इक्वल होने के कारण इसका जो दो साइड है वो क्या हो जाएगा? आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। अगर एपर्चर ऑफ मिरर यहां पर एपर्चर ऑफ मिरर is very small, then एपर्चर ऑफ मिरर बहुत छोटा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो देख, एकदम इस बात को याद रखना है यहाँ पे, जब एपर्चर हमारा बहुत छोटा है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एपर्चर हमारा छोटा है तो ये वाला पॉइंट इसके पास होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं देन पॉइंट B is very near to P। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं
सी एफ इजिकल टू बी के बदले हो जाएगा पी एफ। इक्वेशन हमारा बन गया। फिफ्थ, अब एक बात ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल है, मतलब जो है एफ जो है वो दोनों का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो लिख सकते हैं कि सिंस एफ इज मिड पॉइंट ऑफ पीसी, देन वी कैन राइट, अब इक्वल है तो यहां पर ध्यान देना है कि दोनों डिस्टेंस इक्वल होने के बाद अब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं आराम से। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि PC इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस प्लस दिस, PF प्लस CF, और CF का मान भी कितना है, CF का मान भी PF है, तो PF प्लस PF, और यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि CF बराबर क्या है, PF है। तो दोनों को जोड़िएगा तो PC बराबर 2PF, और PC का मान कितना है, PC का मान R है और PF का मान कितना है, स्मॉल f है। तो आज के बाद याद रखेंगे कि स्फेरिकल मिरर में F और R के बीच जो रिलेशन होगा वो होगा R इज इक्वल टू 2F, और इसी को कोई लिखता है F इज इक्वल टू R/2, यानी रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का दुगना होता है, या फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। अब इसी चीज को अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में कोई कहे कि बनाइए, तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इसको डिराइव करेंगे। तो ध्यान देना है, सब चीज वही होगा, सब कुछ वही होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बस फिगर को देखना है, उसके बाद सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहां से ये वाली लाइन जो इसका नाम दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से एक लाइन पैरेलल गई। तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि लाइन किधर क्यों जाएगी, इधर जाएगी, और ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना एक, और यहां से हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, और इसका नाम दिया A, इसका नाम दिया B, और ये नॉर्मल हो गया। और यहाँ पर ध्यान देना है कि ये अपर्चर ऑफ मिरर हमारा हो गया mm'। अब सोचने वाली बात है कि इसका नाम हम लोग दे दिए D, तो थोड़ा सा सोचेंगे कि ये एंगल I है, क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ I बनाएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना बनाएगी, R बनाएगी। अब ये वाला एंगल R है, तो वर्टिकली अपोजिट ये भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और ये वाला एंगल I है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये एंगल यदि I है तो सिमिलर एंगल से ये भी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब हमारा फिगर क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम है PC, जिसको हम लोग R बोलेंगे। ये वाला डिस्टेंस जो है PF है, जिसको हम लोग स्मॉल f बोलेंगे। अब ध्यान से समझिएगा कि बहुत आराम से अब इक्वेशन को यदि हम करें तो आप पहला इक्वेशन कैसे बनाइएगा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से I बराबर क्या होगा, R होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन बनाइएगा तो एंगल ABN जो होगा वो I होगा, और R के लिए NBD होगा, NBD होगा। वो हमारा क्या बन गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ, तो अब सेकेंड की बात करें तो यहाँ पर R और R वर्टिकली अपोजिट है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस एंगल को हम लिख सकते हैं CBF, तो ये R हो गया CBF, और इसको लिखें तो NBD, ये हमारा R हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करें तो RHS सेम है, तो LHS हमारा क्या हो जाएगा, LHS हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और ये इक्वेशन हमारा बन गया थर्ड। और एक बात बताइए कि अगर दो लाइन पैरेलल है
तीसरी ए से कट करे तो ये और ये क्या हो जाएगा, सिमिलर से, तो सिमिलर एंगल से संगत कोण, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एंगल आपस में क्या हुआ, इक्वल हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ जो होगा I इक्वल टू आई, यहाँ जो हम लोग किए ये वर्टिकली ऑपोजिट से, और ये जो हुआ वो सिमिलर से हुआ, तो सिमिलर से हो गया तो सिमिलर एंगल जो हो गया, तो ध्यान देने वाली बात है कि इसका लिखेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा ए बी ए, और इसको लिखेंगे तो हो जाएगा बी सी एफ, इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 को जो सॉल्व करेंगे तो LHS दोनों का सेम है, तो RHS हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। अब देखिए तो ये इक्वेशन 5 बना, और फिर वही बात कि यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो गया, तो ये जो ट्रायंगल है वो आइसोसेल्स हो गया, और इस तरह से इस ट्रायंगल के जो दो साइड होगा CF और FB आपस में इक्वल हो जाएगा, तो CF और FB आपस में इक्वल हो गया। Aperture of mirror is very small, then we can write CF is equal to PF, and बाकी सब वही चीज को उतार देंगे तो हमारा ये भी रिलेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो मन करे स्फेरिकल में, आपको मन करे तो कॉन्वेक्स से, आपको मन करे तो कॉन्केव से इस रिलेशन को लाना है। आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि अगर कोई पूछे कि रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, तो जब रिलेशन दोनों के बीच में बताइएगा तो आपको बोलना है r इज इक्वल टू 2f या f इज इक्वल टू r/2। इसको हम ऐसे समझे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ना, वो फोकस जो दूरी होती है, फोकल लेंथ होता है उसका दुगना होता है, या फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। अब हम लोग जो है इमेज फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन की जब बात आएगी तो इमेज फॉर्मेशन की बात को जब हम लोग पढ़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन में कैसे इमेज के बनाने का कंडीशन है, रे को कैसे हम लोग भेजेंगे तो हमारा जो डायग्राम होगा वो बनेगा। तो सबसे पहला काम कि हम लोग सीखेंगे कि इमेज बनाने के लिए स्फेरिकल मिरर में, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, कैसे हम लोग रे को भेजते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास इमेज बनाने का कंडीशन क्या है। तो सबसे पहला काम कि अगर हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है तो सबसे पहला काम इमेज बनाने का सबसे आसान कि ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा हो गया पोल, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा हो गया फोकस। अब ध्यान देने वाली बात है कि पहला रे जो होगी वो पहला रे को ध्यान देंगे, वो जो रे होगी वो पैरेलल जाएगी। इमेज बनाते समय पूरे के पूरे चाहे मिरर हो या लेंस हो, एक रे को हमेशा इन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजना है। जब पैरेलल भेजेंगे तो ये कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर ये हमारा पोल, ये हमारा सी और ये हमारा ए, अगर रे सी से जाएगी तो उसी पर पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, लौट जाएगी। चाहे ऐसे भेजे चाहे ऐसे भेजे, वो पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। इसका कारण क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मिरर के परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, उस पाथ पर क्या हो जाती है, लौट जाती है। दूसरा के बाद हमारा जो तीसरा कंडीशन है कि अगर मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है और ये हमारा पोल, ये हमारा सी और ये हमारा ए, तो अगर रे फोकस से होके जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। और चौथा जो है समझना है कि चौथा में क्या होता है। तो चौथा में ध्यान देना, चौथा में क्या होगा, तो चौथा में याद रखना कि ये हमारा पोल, ये हमारा सी,
ये हमारा एफ। अब इसमें एक रे को पी पे भेजेंगे तो वो ऐसे लौट जाएगी, ये हमारा आई और ये हमारा आर। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, आप क्लास 10th में सारी बातों को पढ़े होंगे। फिर से आपको बता दें कि रे डायग्राम बनाते समय सबसे पहला काम कि रे को भेजेंगे कैसे। तो रे को भेजने के हमारे पास कितने रास्ते बने? 4। कितने रास्ते? 4। पहला रास्ता क्या हुआ कि पहली जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही भेजेंगे, और जब उसके पैरेलल भेजेंगे तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो रे कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। ध्यान देने वाली बात है। दूसरा कंडीशन है कि अगर हमारा इंसिडेंट रे सी से गुजरेगी, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी उसी पथ पर लौट जाएगी। अगर हमारा इंसिडेंट रे फोकस से गुजरे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंफिनिटी पर चली जाएगी। और चौथा जो है कि अगर इंसिडेंट रे P पर डायरेक्ट आए तो जितना एंगल यहाँ आई उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड क्या बनाएगी? R बनाएगी। इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे? इमेज बनाएंगे। अब हम लोग समझेंगे कि इमेज बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉन्केव मिरर की बात करेंगे, अवतल दर्पण की बात करेंगे। अवतल दर्पण में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे तो कहां इमेज बनेगा, और पहले पोजीशन को सीखेंगे। आपको एक बात बता दूं, इमेज बनाते समय थोड़ा सा एक बात करूं आपसे, पीछे के वीडियो में शायद आपके साथ मिला होगा पढ़ने का कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। थोड़ा सा एक बात, क्योंकि अब जब इमेज बनेगा तो या तो रियल इमेज बनेगा और नहीं तो वर्चुअल इमेज बनेगा। तो जो रियल होता है ना, जो रियल इमेज बनता है ना, वो जो रे होंगी ना वो रियली मीट करेंगी, रियल में कट करेंगी, लेकिन वर्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये जो होता है ना रियल इमेज को स्क्रीन पर उतारा जा सकता है, वर्चुअल को स्क्रीन पर उतारा नहीं जा सकता है। याद रखना है कि रियल इमेज जो होता है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब हम लोग बहादुर समझेंगे उल्टा। इन्वर्टेड का मतलब क्या समझेंगे? उल्टा। और वर्चुअल इमेज को याद रखना कि वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब सीधा होता है। और एक सबसे बड़ी बात कि अगर रियल इमेज है तो वो इन्वर्टेड है, अगर वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट है। इस बात को अच्छे से याद रखना कि अगर इमेज रियल है मतलब वो क्या है? इन्वर्टेड है। अगर इमेज वर्चुअल है मतलब वो क्या है? इरेक्ट है। एक और बात को याद रखना कि रियल इमेज को स्क्रीन पर हम लोग उतार सकते हैं, वर्चुअल को स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं। याद रखना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात में इसका भी स्थान है कि जो रियल इमेज होता है फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। कहां होता है? फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। जबकि वर्चुअल इमेज जो होता है ना बैक ऑफ द मिरर मतलब मिरर के पीछे होगा। और ये सारी बातें आपको साइन कन्वेंशन में बहुत हेल्प करेंगी। तो याद रखना, अगर इमेज रियल है मतलब क्या बोल सकते हैं? इन्वर्टेड। अगर इमेज वर्चुअल है उसे क्या बोल सकते हैं? इरेक्ट। ध्यान देना, रियल इमेज रिफ्लेक्शन में जब रे रिफ्लेक्ट होकर आएगी एक पॉइंट पर रियली मीट करेंगी, बट वर्चुअल में अपीयर टू मीट। हम लोग को लगता है तो मिलेंगी, बट ऐसा होता नहीं है। हम लोग ये भी पढ़े अभी कि रे डायग्राम बनाने के लिए रे को कितने तरह से भेजा जाता है। इस बात को देखना। फिर से मैं बता दूं कि रे डायग्राम बनाने के लिए रे को 4 तरह से भेजा जाता है। कितने तरह से? 4 तरह से। एक रे जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल जाएगी और पैरेलल जाने के बाद जब रिफ्लेक्शन होगा तो रे कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। दूसरा जो है मैंने बताया कि अगर रे सी से जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी मतलब उसी पाथ पर लौट आएगी। अगर इंसिडेंट रे फोकस से होकर के गई तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और एक रे अगर इंसिडेंट रे पी पर जाएगी तो जितना एंगल के साथ जाएगी उतने एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हम लोग थोड़ा बात करें कि ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर में कहां रखेंगे। ये P हुआ, ये C हुआ, ये F हुआ और इसका नाम इंफिनिटी माइनस दे दिया क्योंकि इधर नेगेटिव होता है। अब इधर वाला जो होता है प्लस, तो याद रखना कि इधर माइनस होता है। अब कहने का बात क्या है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे। हमारे पास मिरर कौन सा है, हमारे पास मिरर है कॉनकेव मिरर। हमारे पास मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। इसमें ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रख सकते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो याद रखिएगा कॉनकेव मिरर में सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट हमारा कहां रहा, इंफिनिटी पे रहा। कहां रहा, इंफिनिटी पे रहा। और दूसरा काम हमारा दूसरा बार ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, इंफिनिटी और सी के बीच में। कहां रहेगा, इंफिनिटी और सी के बीच में। तीसरा काम हमारा ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, सी पर। कहां रहेगा, सी पर। चौथा काम हमारा ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, सी और एफ के बीच में। सी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में वक्रता केंद्र। और एफ को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस या फोकस। और याद रखना कि यहां पर हमारा पांचवा वाला ऑब्जेक्ट रहेगा। छठा कंडीशन ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा पी और ए के बीच में। याद रखिएगा। तो सबसे चलिए मेरे साथ बोलिएगा, आप लोगों को समझना है, बोल बोल के दिमाग में रखिएगा, बोलिएगा। पहला बार ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, इंफिनिटी पर। कहां रखेंगे, इंफिनिटी पर। दूसरा बार ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, इंफिनिटी और सी के बीच में। कहां रखेंगे, इंफिनिटी और सी के बीच में। तीसरा बार ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सी पर। तीसरा बार ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सी पर। चौथा बार ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सी और एफ के बीच में। कहां रखेंगे, सी और एफ के बीच में। पांचवा ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, कहां रखेंगे, एफ पर। कहां रखेंगे, एफ पर। और छठा बार कहां रखेंगे, कहां रखेंगे, पी और एफ के बीच में। रफ में हम लोग समझे कि इधर की ओर जो इमेज हमारा बनेगा वो बनेगा रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। और इधर की ओर जो इमेज बनेगा वो बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट। कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट, रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल और इरेक्ट। इधर की ओर बनने वाला इमेज वर्चुअल और इरेक्ट। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो याद रखिएगा काल्पनिक। क्या बोलते हैं भाई, काल्पनिक, या इसी को क्या बोलते हैं, आभासी। और इरेक्ट मतलब सीधा, रियल मतलब वास्तविक, रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। याद रखिएगा यहां पर जो चीज होगा वो इक्वल होगा, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो। यहां पर जो चीज होगा वेरी लार्ज होगा, यहां पर जो चीज होगा वो क्या होगा, वेरी लार्ज होगा। यहां पर जो चीज होगा लार्ज होगा, यहां पर जो चीज होगा स्मॉल होगा, यहां पर जो चीज होगा वेरी स्मॉल। क्या होगा, वेरी स्मॉल, जिसको हम लोग डिमिनिश्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। और यहां वाला जो चीज होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। अब थोड़ा सा समझना, अच्छे से समझना। ऊपर वाला पोजीशन किसका है, ऑब्जेक्ट का है। ऊपर वाला पोजीशन बोलिए किसका है, ऑब्जेक्ट का है। ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर में कितने जगह पर रखेंगे, 6। पहला कहां रखे, इंफिनिटी। फिर एक कदम आगे बढ़े तो कहां आ गया, इंफिनिटी और सी के बीच में। फिर एक कदम आगे बढ़े तो कहां आ गए, सी पर। फिर
तीसरा के बाद चौथा सी और एफ के बीच, फिर पांचवा एफ पर और छठा पी और एफ के बीच में। अब आइए देखिए, अगर कोई चीज इमेज हो या ऑब्जेक्ट हो इंफिनिटी पे रहेगा तो कैसा होगा, वेरी लार्ज। कैसा होगा, वेरी लार्ज। उसके बाद ध्यान देना, अगर वो कोई चीज चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो इंफिनिटी और सी के बीच में होगा तो कैसा होगा, कैसा होगा, लार्ज होगा। अगर सी पर है तो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो कैसा होगा, इक्वल होगा। अगर वो चीज चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो सी और एफ के बीच में होगा तो क्या होगा, स्मॉल होगा। और याद रखना, अगर कोई चीज एफ पर है तो क्या कहलाएगा, वेरी स्मॉल। क्या समझेंगे, वेरी स्मॉल, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो। अगली बात कि अब एक पोजीशन हमारा बैक ऑफ द मिरर के पीछे आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा इमेज इधर बनता है तो रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर हमारा इमेज इधर बनता है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ध्यान देना मेरे भाई, अच्छे से समझने वाली बात है कि पहला वाला ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पर रखा। चुपचाप याद रखना कि जैसे ही ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे उसका जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट को रखे इंफिनिटी पर, इमेज कहाँ बना, फोकस पर। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, इमेज कहाँ, फोकस पर। इमेज कहाँ, फोकस पर। नेचर कैसा, रियल और इन्वर्टेड। नेचर कैसा, रियल और इन्वर्टेड। बोलिए नेचर कैसा, रियल और इन्वर्टेड। और याद रखना, कोई पूछेगा साइज क्या है तो बोलिएगा वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा, डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड, मतलब सबसे छोटा, मच स्मॉलर। यहाँ वाली चीजें बहुत बड़ी होती हैं और यहाँ का चीज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। अब हम क्या करेंगे, एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो एक कदम आगे बढ़े तो हम इंफिनिटी से कहाँ आ गए, सी और इंफिनिटी के बीच में। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग बोलेंगे, बोलो बहादुर क्या बोलेंगे, कि ऑब्जेक्ट हमारा है इंफिनिटी और सी के बीच में, इंफिनिटी और सी के बीच में। और इमेज की बात तो ध्यान देना, मिरर में और लेंस में एक अंतर है कि एक एक कदम हम मिरर में बढ़ेंगे तो इमेज भी एक एक कदम ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ेगा। लेकिन लेंस में एक कदम बढ़ेंगे तो इमेज हमारा एक कदम आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो आगे आएगा, हम आपको चर्चा अच्छे से करेंगे। खूब प्यार से देखिए, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सी के बीच है तो हमारा इमेज बनेगा सी और एफ के बीच में। कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में। कैसा बनेगा, नेचर बताइए, तो नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। ध्यान देने वाली बात है कि नेचर तो आप बता दिए, अब आप बताइए कि साइज क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो इमेज का साइज होगा वो स्मॉल होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। अब आता है बारी कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी पर है तो अभी मैंने आपको बताया एक कदम ऑब्जेक्ट बढ़ेगा तो एक कदम इमेज बढ़ेगा। फाइनली सी पर आकर के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो आकर के जब मिला तो ऑब्जेक्ट हमारा सी पर तो इमेज भी हमारा कहाँ बनेगा, सी पर। अब यहाँ पर जैसे ही कोई पूछेगा ऑब्जेक्ट का पोजीशन कॉनकेव मिरर में सी पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, वक्रता केंद्र पर है, तो बताइए इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा। तो आप बोलिएगा कि ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज हमारा सी पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, मतलब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और साइज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के बराबर बनेगा, ऑब्जेक्ट के इक्वल बनेगा। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच आया
जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच आया, हमारा जो इमेज है, हमारा इमेज एक कदम आगे बढ़ेगा और कहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, सी और इंफिनिटी के बीच आएगा। साइज क्या होगा, लार्ज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सापेक्ष हमारा इमेज का साइज बड़ा होगा। नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट एफ पर आया, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट एफ पर आया, हमारा इमेज कहाँ बनेगा, हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पर बनेगा। कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, वेरी लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट बहुत बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा और इमेज बहुत बड़ा। नेचर कैसा, रियल और इन्वर्टेड, नेचर कैसा, रियल और इन्वर्टेड। ध्यान देना, जो लास्ट पोजीशन है, लास्ट पोजीशन है कि ध्यान देना यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट को रखे टी और एफ के बीच में, तो इमेज हमारा कहाँ बना, कहाँ बना, पीछे बना। कैसा बना, कैसा बना, तो वर्चुअल बना, इरेक्ट बना और ऑब्जेक्ट से लार्ज बना। याद रखिएगा, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे और यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। याद रखना, कॉनकेव मिरर का जितना भी यूज है वो इसी में दिख जाएगा कि क्यों कॉनकेव मिरर का यूज वैसे होता है। ध्यान से देखिए, बहुत बेसिक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझे होंगे। आप आराम से इसको क्या कीजिए, उतारिए और थोड़ा ध्यान के साथ इसको अच्छे से उतार करके पढ़िए, मन लगा के इसको अच्छे से आप लोग उतारिए।